अरे रे, सही रहेगा, देखते हैं बेटा। बताना ना, बोर्ड बाहर चला गया उसमें। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का अपन। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने एटम्स को स्टार्ट किया था, और एटम्स में मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में रदरफोर्ड की थ्योरी समझाई थी, है ना। रदरफोर्ड मॉडल बताया था, और रदरफोर्ड मॉडल में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज वगैरह डिराइव करके दिए थे, है ना। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताया था, और कुछ रिलेशंस वगैरह बताए थे आपको, स्कैटरिंग एंगल और इम्पैक्ट पैरामीटर और इन सब के बारे में, है ना बेटा। अभी देखिए स्टार्टिंग आज अपन करते हैं बेटा दो न्यूमेरिकल से। दो न्यूमेरिकल मैं उसी के बेसिस पे करवा रहा हूँ, जो अपन ने कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे देखा हुआ था, उसके बेसिस पे आप एक न्यूमेरिकल देखिए, और उसके बाद में फिर अपन आज चलते हैं बोहर्स पोस्टुलेट पे, है ना। बोहर्स थ्योरी पे चलते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह अपन डिराइव करते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री इज 1 मिलियन पर मिनट। 1 मिलियन पर मिनट, ठीक। हाउ मैनी पार्टिकल्स पर मिनट विल बी ऑब्जर्व्ड एट 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, है ना बेटा। एक से देखो, अपन लोगों ने, याद है मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया था रिलेशन में कि एन ऑफ थीटा नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट एरिया, याद करिएगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट एरिया, तो एन ऑफ थीटा बोलते थे, याद है। और एन ऑफ थीटा जो होता था ना बेटा, ये एन ऑफ थीटा की वैल्यू जो होती थी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2। साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2, मतलब साइन की पावर 4 थीटा बाय 2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था एन थीटा यहाँ से। और याद करो मैंने तुम्हें बोला भी था कि इस रिलेशन का डायरेक्ट यूज़ करेंगे, और न्यूमेरिकल अपने पास इजी वाले आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। तो देखिए बेटा, अपन एक काम करते हैं, बस इसी रिलेशन पे चलते हैं और आंसर लेकर के आते हैं। तो सबसे पहली बात बता, यदि मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाने जा रहा हूँ तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। चलो सर, मैंने लिखा एन ऑफ थीटा इक्वल टू के अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2, ये हो गया। अब जरा सोचिएगा एक्सेस, एन थीटा की बात करें, के बाय साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2 यदि मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ तो जरा सोचना एक्सेस है। एन ऑफ थीटा की बात कर रहे हो ना, क्या दिया हुआ है 10 डिग्री। जब हम 10 डिग्री के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा, तो 10 डिग्री के लिए उसने आपको नंबर दिया हुआ है ना। देखो ये 10 डिग्री पे जब थीटा 10 डिग्री है तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैं लिखूँ, थीटा को हमने 10 डिग्री ले लिया, इक्वल्स टू के अपॉन में साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। क्या लिखेगा बेटा अपन यहाँ से, बोलिए, साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2 मतलब 10 बाय 2 मतलब 5 डिग्री। बेटा यहाँ से बताओ मुझे के की वैल्यू क्या आ जाएगी। के इक्वल टू हो जाएगा सर साइन टू द पावर 4 5 डिग्री इंटू एन ऑफ 10 डिग्री। और जब हम इसकी जगह वैल्यू पुट करने जाएंगे ना बेटा, तो देखिएगा साइन की पावर 4 इंटू 5 डिग्री इंटू एन ऑफ थीटा अपने पास 10 की पावर 6 मिनट पर मिनट है ना। तो 1 मिलियन था तो 10 की पावर 6 रख दिया। और देख बेटा यहाँ से साइन की पावर 5, अब साइन 5 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमें अभी नहीं मालूम है ना। जब एग्जाम में यदि कभी प्रॉब्लम देगा तो बाकायदा वो आपको इसकी वैल्यू गिवन देगा। तो ये अपने पास वैल्यूज गिवन रहेंगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकायदा मेरे पास आंसर निकल के आएगा। मैं डायरेक्ट वो नंबर यूज़ कर रहा हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है सर, तो के इक्वल्स टू सिंप्लीफाई करने के बाद, है ना बेटा, वहाँ पर आपको वैल्यूज गिवन होगी। ये आ रहा है 57.7 आ गया, चलेगा। तो देखिए यहाँ से आपने के की वैल्यू निकाल ली सर, है ना, कांस्टेंट निकल के आ गया बेटा। तो देखो अपने को कांस्टेंट की दिक्कत देता है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो अपने पास एक कंडीशन गिवन थी, उससे लेकर के हमने के निकाला। अगली बार क्या पूछा उसने बोला यार एन ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री पर कितना बाहर आएगा, तो मैं एन ऑफ 90 डिग्री निकालते हैं। सर यदि मैं 90 डिग्री के लिए लिखने के लिए जाऊं तो 90 डिग्री में क्या लिखूंगा, यही फॉर्मूला लगाऊंगा ना फिर से सर, के अपॉन में साइन की पावर 4 90/2 मतलब 45 डिग्री। चलो बेटा, तो मैंने बोला के अपॉन में साइन पावर 4 45 डिग्री। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2।
उसकी पावर 4 करोगे तो 1/2 1/4 हो जाएगा। तो बेटा मैंने ये लिखा देखो k अपॉन में 1/4 आ गया। और यहाँ से यदि मैं लिखने जाऊँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 4k, तो 4 इंटू 57.7 है ना, 2 3 230.8। तो जो 230.8 आ रहा है ये क्या निकल के आया बेटा, n/30 मतलब पर मिनट इतना पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा होगा 90 डिग्री पे। तो जरा देखो खासियत दिखी सर, जब हम 10 डिग्री की बात कर रहे थे कहीं ना कहीं वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। 10 डिग्री पे 1 मिलियन पर मिनट निकल रहा था, और यहाँ पर देखो वही 90 डिग्री पे ओनली 230 निकल रहा है, मतलब नंबर बहुत कम हो गया ना। हम बोलते थे ना कि मैक्सिमम जो पार्टिकल स्कैटर्ड होते थे वो डायरेक्ट जाते थे, मतलब सीधे सीधे, मतलब वो बहुत छोटे से रेंज में निकल के बाहर निकलते थे, बाकी का तो लंबा होता था। ठीक, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से बेटा हमने जैसे n/30 निकाला, इन सेम वे आप n 180 डिग्री निकाल लीजिए। 180 डिग्री यदि हम लिखने के लिए जाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, बोलिए। 180 के लिए लिखने जा रहे हो तो 180 फॉर्मूला यही वाला है ना सर, k अपॉन साइन की पावर 4 180/2। तो ये कितना हो गया होगा बताओ ना, k अपॉन साइन की पावर 4 90 डिग्री, साइन 90 1, साइन 91 तो पूरा गया, तो बेटा ये इक्वल टू k हो गया। और k की वैल्यू कितनी थी 57.7, मतलब ये हो गया। तो देखो 90 डिग्री पे 230 हुआ, 180 पे जाकर के 57 हो गया, मतलब बहुत कम है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये रदरफोर्ड मॉडल को वेरीफाई कर भी रहा है क्वेश्चन, है ना। इसी कारण से बेटा मैंने ये एंगल को 10 डिग्री ही रहने दिया, नहीं तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैं सोच रहा था कि 60 डिग्री कर देता हूँ तो तुम्हारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, बट फिर उसमें क्या होता है, नंबर गड़बड़ाता है, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आता जैसा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, समझ में? क्योंकि यदि मैं 60 डिग्री पे 1 मिलियन पास करवाता तो एक्चुअल में 60 डिग्री पे 1 मिलियन कहाँ होता है, कम ही होता है ना हमारा। ठीक, तो चलिए ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस जब भी तुम्हारे पास आए, दो को कंपेयर करवाना है, सीधे सीधे इस फॉर्मेट पे जाओ। इसलिए मैंने आपसे बोला भी था कि मेन चीज़ याद रखना बेटा कि कौन सी चीज़ किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, वो कॉन्सेप्ट हम समझ के रखेंगे, हमसे गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, चलिए इसे नोट कीजिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम बताता हूँ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अब आ जाते हैं अपन सेकेंड वाले प्रॉब्लम पे। अच्छा सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं। अब बेटा इन सब में कैलकुलेशंस का ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारे नंबर्स बताऊंगा जो याद भी रखना है, आगे आपको समझ में आएगा, देखना। देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, देखना सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखना। सेकेंड वाले प्रॉब्लम में क्या बोला बेटा, कैलकुलेट द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, है ना, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आपने निकाला था, वो कैलकुलेट करना है। अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी दी हुई है बेटा 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीइंग स्कैटर्ड बाय अ गोल्ड न्यूक्लियस z इक्वल टू 979। याद है कॉन्सेप्ट पुराना वाला, देखो उसी के बेसिस पे जाएंगे, कुछ नहीं। सर यहाँ से क्या होता था मेरे पास, मैं इधर बनाता हूँ, मैंने बोला था इधर साइड से सर कि हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करवाते थे, याद आया। अल्फा पार्टिकल बेटा यहाँ से निकला गया और यहाँ पर क्या आता था, यहाँ पर आता था इसका न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस था ये कौन सा है, गोल्ड वाला, तो z इक्वल्स टू 79 आपको दे करके रखा हुआ है। अब हमने क्या बोला था कि जब हम इसको डायरेक्ट हिट करते थे, है ना, वेलोसिटी से, तो बेटा इसको जो एनर्जी दी हुई है काइनेटिक एनर्जी के कितनी है, 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा एक से ध्यान रखिएगा, 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है ना। अच्छा यदि कोई बोलता है कि इसी से वेलोसिटी निकाल के बताओ कितनी है, तो हाफ mv² इक्वल टू दिस हो जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे निकल आएगा। बट सुनो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना उसको जूल में कन्वर्ट करा करो, क्योंकि इधर वाली एनर्जी भी है। तो बेटा जूल में कन्वर्ट करने के लिए देखो इसको मैं लिखता हूँ 2.5 मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट
को जूल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। आ गया। और जब हम इस पूरे को लिखने जाएंगे ना तो ये मेरे लिए क्या आ गया सर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। अब हमने क्या बोला, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या बोला था हमने बोला था जब इसको हम डायरेक्ट फेंकते थे इधर तो हमने बोला था अल्फा पार्टिकल है, कितना चार्ज होता था सर इसके पास 2e, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने बोला 2e का चार्ज ये लेकर के आया, इसके पास न्यूक्लियस के पास टोटल चार्ज कितना है Ze, और हम बोलते थे कि एक मिनिमम डिस्टेंस तक जाता था और उसके बाद में इसको हमने d से रिप्रेजेंट किया था। हमने बोला था ये मिनिमम डिस्टेंस तक जा करके फिर उसके बाद वो वापस रिटर्न आ जाता था, है ना। और हमने क्या बोला था याद करो, मैंने बोला था सर यहाँ पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे जा करके किस में कन्वर्ट हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना लगेगा, तो मैं बोलता हूँ सर पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा है यहाँ से वो आ रहा होगा सर 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो Q1 कितना है 2e, Q2 कितना है Ze अपॉन में R मतलब उनका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है d। तो बेटा इस पूरे को यदि मैं सॉल्व करने जाऊँ ना तो 2 से कैंसिल होगा तो ये बनेगा Ze²। बेटा वैसे ही लिखे रहने दीजिए 2Ze²/4πε0 d। ये पोटेंशियल एनर्जी आया। अब बताओ मुझे, ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाला इन दोनों के बीच में, और ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी रही होगी बताओ सर। जितनी काइनेटिक एनर्जी तुम इसको दिए थे वो धीरे 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 जाते 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 यहाँ पे पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल सेम है, तो कंजर्वेशन लगा करके मैं डायरेक्ट लिख दूँ, वही वाला कॉन्सेप्ट हमने वहाँ भी किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है के इक्वल टू ही तो हो रहा होगा ये पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इसको क्यों ना लिख दूँ सर 2Ze² अपॉन में 4πε0 इंटू d। अब बेटा यहाँ से देखिए d को इधर ले जाइए, d इक्वल टू निकल के आया 2 इंटू Z इंटू E² अपॉन में 4πε0 इंटू के। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं यार, 2 की वैल्यू तो 2 है, Z है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर लिखने जाओगे तो सर आप लिखोगे 79, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर अपॉन में 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹, तो 9 इंटू 10⁻⁹ कन्वर्ट हो गया, और अपॉन में के की वैल्यू सर वहाँ से है 2.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो बेटा इससे एक ये तो कैंसिल हो ही गया होगा, ठीक। अब इस सब को आप सिंप्लीफाई करो और इस सब को सिंप्लीफाई करके आपको जो भी डिस्टेंस निकल के आएगा वो मेरा d है। अब बेटा वो कैलकुलेशन आप कीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। क्या आ रहा है इसका आंसर आ रहा है 9.1 इंटू 10⁻⁻14, 9.1 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, और ये जो आ रहा है ना ये मेरा क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकल के आया बेटा, है ना। तो देखो कुछ भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं होते हैं, बट आप करते नहीं हो क्योंकि आप प्रैक्टिस करते नहीं हो, और सबसे बड़ी गलतफहमी में तुम ये जी रहे होते हो कि तुमको केमिस्ट्री आती है। तुमको यही लगता है मैक्सिमम बच्चों का, बताओ मैं अभी ना चाहूँ तो तुम लोग को ऑफलाइन बुला सकता हूँ 12th वालों को, बट मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि मैं तुमको ऑफलाइन बुलाऊँ, इसके लिए नहीं बुला रहा हूँ। मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है वो जो बता रहा है मुझे कि लास्ट टाइम तक इस टाइम तक आते आते जब हम जैसे ही हम इसमें जाते हैं ना मॉडर्न फिजिक्स में, बच्चे आना बंद कर देते हैं। क्यों मालूम? उनको ऐसा लगता है कि उनको मॉडर्न फिजिक्स आती है क्योंकि केमिस्ट्री में उन्होंने रदरफोर्ड पढ़ा हुआ है, बोहर्स पढ़ा हुआ है, वही चीज़ें आ रही हैं। बट बेटा एग्जैक्टली देख करके देखो कि वहाँ से बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसकी प्रैक्टिस हम यहाँ करेंगे। और इवन शायद हो सकता है यदि तुमने पढ़ा हो तो शायद तुम्हारे केमिस्ट्री में तुमने जितना पढ़ के रखा होगा उससे कहीं ज़्यादा मैंने तुम्हें बताया अभी। तो थोड़ा सा सिंसियरली करो, है ना, ठीक। नोट कीजिए। अब मैं अपन बोहर्स पोस्टुलेट्स पे आते हैं और फिर वहाँ पे सारे फॉर्मूले डिराइव करते हैं बेटा, है ना। नोट कीजिए इसे जल्दी से। समझते हैं। चलिए बेटा देखें, अभी तक अपन ने जो देखा था ना वो हमने देखा था बोहर्स मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल देखा था हमने, और रदरफोर्ड मॉडल के बेसिस पे हमने सारे कैलकुलेशंस वगैरह करें। अब बेटा अपना नेक्स्ट मॉडल आता है जो हमारे पास जो स्टडी का जो मेनली ज़्यादा यूज़ में भी आता है वो है बोहर्स मॉडल, है ना। बोहर ने कुछ करेक्शंस किए थे, किसके लिए? रदरफोर्ड के मॉडल में। अब रदरफोर्ड के मॉडल में क्या दिक्कत आई थी, कहाँ पे क्या हुआ था, जरा थोड़ा सा मैं पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैंने ये पोस्टुलेट्स लिखे हैं, फिर अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए बेटा पहले तो कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या चीज़ें थी जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठे थे और बातें हुई थी।
पहली चीज़ तो एक चीज़ ये था बेटा कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वहाँ पे हम लोगों ने ऐसा बोला था कि जो रदरफोर्ड ने बोला बेटा उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व हो रहे होते हैं, एक्सेलरेटिंग हैं और रिवॉल्विंग हैं। मतलब एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व हो रहे होते हैं उसके सामने, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे। मतलब उसने इस सिस्टम को किससे कंपेयर किया था मालूम है? प्लैनेटरी सिस्टम से। कि सोलर सिस्टम जो होता है ना, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जो सन है, सन बेटा एक सेंटर्ड में होता था और उसके अराउंड एक प्लैनेट, जो भी प्लैनेट्स हैं वो सब एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होते हैं। ठीक, तो हमने क्या बोला, एक्चुअल में उसने सोलर सिस्टम से कनेक्ट किया। तो देखो वहाँ पे सोलर सिस्टम से भी यदि कनेक्ट करने गया तो कुछ चीज़ों में डिफरेंस आया। क्या? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स को हमने अज्यूम किया है कि वो सर्कुलर पाथ में है, बट यदि सोलर सिस्टम से कंपेयर किया जाए तो सोलर सिस्टम में वो इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं। दूसरा मेन पॉइंट जहाँ पे चेंज आ सकता है वो क्या, कि जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो बेटा सोलर सिस्टम में जो वो मोशन हो रहा होता है इन दोनों के बीच में, सन यदि सेंटर पे है, प्लैनेट यदि रिवॉल्व हो रहे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता था जिसके कारण से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा और वो रिवॉल्व होता था, तो वो जो फोर्स था ना वो कौन सा था? वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था। दोनों प्लैनेट और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है जिसके कारण से वो रिवॉल्व होता है। बट रियल में यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर इसको घुमाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिकल फोर्स वर्क करता है, मतलब कूलम फोर्स वर्क करता है। मैं चाहूँ तो इसके लिए भी मैं रेडियस वगैरह निकाल सकता हूँ, बट मैं अभी नहीं निकाला, सबको मैं बोहर्स में निकाल के देता हूँ। सुनो, तो जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के पास अपना कुछ चार्ज होगा, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में दोनों चार्ज हैं, चार्ज पार्टिकल है। तो जरा सोचो, यदि मान लीजिए इसके पास मैंने बोला Ze इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो भी है, यदि हाइड्रोजन होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है एक, मतलब E चार्ज होगा, और यदि कोई दूसरा है तो Ze होगा। तो जैसे Ze है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है और उसके कारण से वो अंदर की तरफ वर्क करेगा, मतलब वो सर्कल पे घूम पाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करने जाएँ कि यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा सर्कुलर मोशन के लिए, कि इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ जाता है कि सर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करेंगे, कूलम फोर्स की बात करेंगे जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होगा, जबकि वहाँ पे जो था वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था। ठीक, यहाँ तक तो मेरा ठीक है चलेगा, ये सब इस पर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। ठीक है यार, एजम्पशन था, मैंने वहाँ पर बोला था कि इलिप्टिकल होता है, बट यहाँ पर मैंने सर्कुलर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चले, दिक्कत कहाँ फंसी? इसके बाद दिक्कत ये फंसी बेटा कि हमने यहाँ पर ये माना हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल होते हैं। यदि मैं सर्कुलर पाथ पे घुमाने जा रहा हूँ किसी इलेक्ट्रॉन को, तो ज़रा सोचो एक चीज़, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है सबके पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक्सेलरेटेड पार्टिकल होता है ये। तो इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है तो बेटा वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है यहाँ पे, तो हम लोग बोल रहे हैं ठीक है भैया वो एक्सेलरेटेड है तो घूम रहा है। ठीक बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमसे क्या बोलती है मालूम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमको ये बताती है बेटा कि यदि कोई एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है जो एक्सेलरेट कर रहा है कंटिन्यूसली, तो धीरे 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 जा करके बेटा वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता जाता है, इमिट करते जाता है बाहर, तो उसकी एनर्जी रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है ना। तो हम लोग यही बोलेंगे ना, जब वो पार्टिकल घूम रहा होगा तो बेटा वो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं रिलीज कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो यदि वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो फिर दिक्कत क्या होगी कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है तो बेटा अगली बार में इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी। तो एक्चुअल में यदि देखा जाए तो फिर कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए मालूम है? ये होगा कि सर ये यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला था ये यहाँ से निकला गया, अब एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, मान लीजिए घूमा 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 घूमते हुए यहाँ तक पहुँचा, बट बेटा इतने में उसने अपनी एनर्जी भी तो रिलीज करी है। यदि वो एनर्जी रिलीज करी है तो अब एनर्जी कम हो गई होगी, तो अब जितने बड़े रेडियस पे वो घूम रहा था बड़े वाले पे, तो अब वो कम हो गया होगा। तो एक्चुअल में अब वो उतने रेडियस पे नहीं जा करके उससे कम वाले रेडियस पे घूमेगा ऐसा, फिर ये आगे बढ़ेगा, बढ़ के फिर से वापस जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तो फिर अब उस रेडियस को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो रेडियस कम हो जाएगा। तो ऐसे रेडियस कम होते जाता है, कम होते जाता है, और फिर हम लोग बोलते हैं कि ये स्पाइरल शेप बनेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब वो कोलैप्स कर जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में जाकर के न्यूक्लियस के अंदर ही बैठ जाएगा। समझे? तो उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट ये हो रहा था कि सर ये चीज़ होनी चाहिए थी, जो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वहाँ पे कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के मॉडल का, और इस ड्रॉबैक को दूर करने का जो काम किया था वो बोहर ने किया था।
ठीक। और इसी कारण से क्योंकि वो थ्योरी जो भी थी उसमें करेक्शन कर करके इसने कुछ पॉस्टुलेट्स बना करके दिए, तो ये थ्योरी ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ में आती है। समझ में? ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कहाँ पर वो फेल हुआ रदरफोर्ड का मॉडल। अब बात करते हैं कि सर अब इसने क्या किया, बोहर ने क्या किया। बोहर ने क्या पॉस्टुलेट्स दिए, तो सबसे पहले पॉस्टुलेट समझते हैं और पॉस्टुलेट समझने के बाद फिर अपन प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। मतलब प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब मैं आपको फॉर्मूलेज निकाल के दूंगा। आज की क्लास हमारी फॉर्मूले में जाएगी, देखिएगा। क्या बोलने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान से देखना। मतलब बोहर्स ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, कुछ पॉस्टुलेट्स मतलब कुछ स्टेटमेंट्स दिए। क्या 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 करेक्शन किया उसने। पहला पॉस्टुलेट देखो, फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा है, क्या बोला उसने कि इलेक्ट्रॉन्स, आप पढ़िए एक बार खुद से, इलेक्ट्रॉन्स मूव in a circular orbit about proton under the influence of Coulomb's force of attraction. ठीक, electrons orbit in certain stationary state in which the orbiting electrons do not continuously radiate electromagnetic energy. The stationary state has definite total energy. मीनिंग समझो, कुछ नहीं। इसने ये बोला बेटा कि जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसने भी बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अराउंड कुछ ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे होंगे। तो हमने बोला कि सर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, ये ऑर्बिट है उसका। हमारे उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हो रहा था कि सर एनर्जी रिलीज़ करता, रेडिएट करता तो वो कम हो जाना चाहिए। बट हम लोग ये, उसने ऐसा बोला नहीं सर, यहाँ पर जो ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को उसने अपना बाकायदा एक नाम दिया। उसने बोला कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे होते हैं ना बेटा, वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं और उनकी एनर्जी डिक्रीज़ नहीं होती, वो रेडिएट नहीं होती है। मतलब जितनी एनर्जी उसको हमने दे करके रखी है ना, वो कंटिन्यूसली वो उसी एनर्जी से घूमता रहेगा। तो हमने बोला कि यार स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, रिवॉल्व हो रही हैं, तो स्टेशनरी ऑर्बिट है तो उनका जो एनर्जी है वो कैसा होगा, डेफिनेट एनर्जी। तो बेटा इनका अपना एक डेफिनेट एनर्जी लेवल होता है और इस एनर्जी पे ही वो घूमते हैं। और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे ना बेटा, उनकी एनर्जी रेडिएट नहीं होती, मतलब एक टाइप से वो स्टेशनरी ऑर्बिट है और वहाँ पर एनर्जी में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर घूमने के लिए जब इस ऑर्बिट में पर्टिकुलर, ध्यान से सुनना बेटा, पर्टिकुलर इसी ऑर्बिट में जब वो घूम रहा है तब वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा होता है। क्लियर हुआ? तो मैंने बोला ठीक है भैया, नहीं कर रहा, चलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना स्टेशनरी ऑर्बिट का, तो जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है एक्चुअल में वो देखा जाए तो लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोल सकते हैं कि स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में उसने समझाया कि एक्चुअल में स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। ध्यान है? तो अब आज से हम लोग का क्या बोलने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा होता है। ठीक है बेटा, चलो ये वाला काम तो हो गया मेरा। सेकेंड वाला, अच्छा इसी को हमने स्टेशनरी स्टेट्स बोला। अच्छा ये सारे डेफिनेशंस क्वेश्चंस वगैरह ना 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस में भी आते हैं, पूछे जाते हैं कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या हैं, बता दीजिएगा। अच्छा एक और चीज़ सर, ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है किसके साथ मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलती है कि यदि कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल घूम रहा है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा। बट हमने बोला कि नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड भी है, घूम भी रहा है उसी में, बट हम बोल रहे हैं कि एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी एक फिक्स एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रोवर्सी है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है किसके साथ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है फर्स्ट वाला। तो कभी यदि कोई पूछ ले कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन वाला कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉस्टुलेट है, वो स्टेशनरी ऑर्बिट का। ठीक है, चलो ये फर्स्ट ऑर्बिट मैंने आपको समझा दिया, फर्स्ट चीज़ आपको क्लियर करी। आइए अब अपन सेकेंड वाले में आते हैं। यहाँ पे ये सेकंड मैंने इधर लिखा है, थर्ड वाला फिर नीचे लिखा है मैंने, है ना। अब पहले ये सेकंड वाला समझ लो, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या बोला उसने, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्मूला वाले वाइस, ध्यान देना। क्या लिखेंगे बेटा, उसने बोला है कि फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो रहा है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन वगैरह का जो एंगुलर मोमेंटम है ना बेटा, वो इज इन स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब समझते हो, जबकि एनर्जी रिलेट बाहर नहीं जा रही, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, या मैं बोलूँ पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π कौन होता है, ये क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ से क्यों ना बोल दूँ, मैंने बोला यार जब इसके बेसिस पे बोल रहा है तो जरा देख लो बेटा, एक बार ध्यान से समझ लो, मैं रिलेट कर रहा हूँ और जो फॉर्मूला निकाल के दे रहा हूँ ध्यान से समझना, क्योंकि आगे हम इसी में रिलेट करेंगे आगे। मान ले बेटा ये न्यूक्लियस है मेरे पास यहाँ पे, इससे r रेडियस में इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे घूम रहा होगा
है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसे देखो मैं लिखता हूँ, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू, क्या बोला उसने सर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई h अपॉन ए। तो h बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल कौन होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है बेटा, L से। अच्छा, इंटीग्रल मल्टीपल है तो इंटीजर्स में होगा ये 1 2 3 4 ऐसा, है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, h बाय 2 पाई जो आ रहा है ना इंटू n, तो NH बाय 2 पाई। अब n यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेटा, आपको पता है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीग्रल मल्टीपल है तो इंटीजर होगा 1 2 3 4, है ना। और ये क्वांटम नंबर को भी बताता है कि कौन सा वाला, तो हम अच्छा नंबर ऑफ ऑर्बिट को भी बताता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑर्बिट यदि है, फर्स्ट ऑर्बिट तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, सेकेंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3। और बेटा एक चीज़, कई जगह पे आप लिखा हुआ देखोगे n h बाय 2 पाई, और कई जगह पे हम ऐसा भी देखते हैं इसी चीज़ को, L इक्वल्स टू एन एच बार, ऐसा लिखा रहता है NH बार, इस तरीके से। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, याद रखिएगा। ये जो हमने लिखा है ना h बाय 2 पाई, बेटा इसी h बाय 2 पाई को h बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कई बार। तो सिंपल, यदि h बार लिखा है मतलब समझ जाना h बाय 2 पाई है, ठीक। और h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34, ठीक, जूल सेकेंड। अब सुनिए, ये अपने पास रिजल्ट निकल के आया, क्लियर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हमको बताता है। अच्छा एक और चीज़ बताओ बेटा, एंगुलर मोमेंटम का ही एक फॉर्मूला था MVR, ठीक है। चलो उसे छोड़ देते हैं अभी आप इतना सा समझिए, मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करता हूँ ना तो वहाँ पर आपको उसको लेकर के आता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ पूरा रब करके फिर, ठीक। तो ये मेरा सेकंड पॉस्टुलेट समझ में आया, तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला पॉस्टुलेट कंप्लीट हुआ बेटा। अब थर्ड पॉस्टुलेट पे चलते हैं कि थर्ड पॉस्टुलेट हमको क्या एक्सप्लेन करता है। तो ज़रा आप एक बार देख लो उसे, तो मैं आपको थर्ड वाला भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए थर्ड वाले पे आते हैं, ठीक। आप नोट कर लेना कॉपी में से, है ना, लाइट उसमें। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, रब कर दो, है ना। चलिए देखना बेटा, अगला वाला h बाय 2 पाई यहाँ तक हमने देख लिया। थर्ड वाला पॉस्टुलेट हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना कि जो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ना बेटा, जैसे हमने बोला न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के पास हमने बोला कि यार ऑर्बिट तो हैं और बहुत सारी ऑर्बिट्स होंगी ना, एक ही थोड़ी ना है, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। तो बेटा यदि मैं अलग अलग ऑर्बिट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ तो एक ऑर्बिट ये है, दूसरा ऑर्बिट ये है, इस तरीके से चलेगा हमारे पास। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैंने बोला न्यूक्लियस के अराउंड ये एक फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, इस तरीके से। बेटा हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल है कि कितनी कितनी एनर्जी के साथ वो है वहाँ पे घूम रहा है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि कई बार क्या होता है, जब, सुनना मेरी बात ध्यान से, यदि मान लीजिए ये लोअर वाला ऑर्बिट है, यदि इसको जंप करके, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके कहाँ जाना है, ऊपर, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यदि उस वाले लेवल पे जाना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक। तो जब वो पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन जो है कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा वो इस वाले स्टेट में पहुँचेगा, ठीक। सुनो, तो मैंने बोला यहाँ से वो इस वाले में गया तो एब्जॉर्ब किया होगा कुछ एनर्जी। वहीं पे हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए ये हायर वाले में है, उससे लोअर में जंप करना है, तो उसने कुछ एनर्जी रिलीज करी होगी, मतलब कुछ रेडिएट करी होगी, तब रेडिएट होकर के बेटा वो जंप करके नीचे पहुंचा। तो हम यही बोलते हैं कि लोअर से हायर में जा रहे हो या हायर से लोअर में जा रहे हो, तो लोअर टू हायर यदि जा रहे हैं तो हमने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, और हायर टू लोअर जा रहे हैं तो हमने एनर्जी को रिलीज किया होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि यार एक्चुअल में ये एब्जॉर्ब किस फॉर्मेट में करेगा, रिलीज किस फॉर्मेट में करेगा, रेडिएट किस फॉर्मेट में करेगा, तो हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स के फॉर्म में। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब यहाँ से रेडिएट, यहाँ से जंप करके वो नीचे आएगा तो अपनी एनर्जी को रिलीज कैसे करता है, वो फोटॉन्स के टर्म्स में, कि फोटॉन जितने हैं, फोटॉन जो है उस फोटॉन के टर्म्स में बेटा वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो मैंने बोला, जैसे मैंने बोला कि कितना डिफरेंस है, सपोज कर ऊपर वाला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे था, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, तो मैं बोला कि यदि 5 से 4 में जंप करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करना पड़ेगा।
कैसे निकाला? इनिशियल एनर्जी अपॉन फाइनल एनर्जी। तो हम यही बोलते हैं कि यार इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, इनिशियल एनर्जी लेवल माइनस फाइनल एनर्जी, और इस दोनों को इक्वेट कर दें किस चीज़ से? एच न्यू से। क्यों? क्योंकि एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू, है ना? बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं ना, पैकेट्स होता है एनर्जी, है ना? तो एनर्जी पैकेट्स होते हैं फोटोन। तो बेटा हम लोग बोलेंगे कि एच न्यू, तो एच न्यू इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, और ये इस तरीके से बेटा मेरा जाएगा, और मैं बोलता हूँ कि ये मेरा थर्ड लॉ है। ठीक, तो जो थर्ड लॉ है ना बेटा वो यहाँ से रिलेट करके जा रहा है, एच न्यू इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। ठीक, तो यही चीज़ को उसने आपसे बोला है। अब जरा ये स्टेटमेंट पढ़ लो पूरा तो आपको समझ में आएगा। द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकर्स ओनली व्हेन देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स। तो दो स्टेशनरी स्टेट्स के बीच में यदि ट्रांजिशन होंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी। फिर क्या बोला? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस फ्रॉम अ हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, द एक्सेस एनर्जी इज इमिटेड, है ना? हाई टू लो में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा या रेडिएट करेगा एज अ फोटोन। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इमिटेड और एब्जॉर्ब रेडिएशन, है ना, उनका रेडिएशन यदि हम बोल रहे हैं तो वो न्यू है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनके एनर्जी डिफरेंस के। आगे तो एच न्यू इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, ये आ गया बेटा मेरे पास। ठीक है, और सुनो एक और चीज़, यहाँ तक यदि तुम्हें फ्रीक्वेंसी का फंडा समझ में आया तो एक चीज़ बताएं, वहाँ पे एक दिक्कत बताते हैं आपको। क्या? जब हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करने जा रहे थे ना, रदरफोर्ड मॉडल, उसका एक फेलियर यहाँ से भी बोला जा सकता है। क्या? कि जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो घूम रहा था और घूम के स्पाइरल बनाते हुए जब अंदर पहुँचा है, तो बेटा उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। पहले हाई थी तो बड़ी ज़्यादा होगी तो बड़े सर्कल में घूमे, कम हुई तो उससे कम में घूमे, फिर ऐसे। तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता है। ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही होगी। यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो इसका मीनिंग समझते हो कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही होगी वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की दिखेगी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की दिखेगी मतलब कभी रेड कलर दिखेगा, कभी ये दिखेगा, कभी वो दिखेगा, मतलब वो तो बैंड बना लेगा, स्पेक्ट्रम बना देगा, समझे? बट रियल में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता था। तो ये भी हमारा उसका एक फेलियर था जो वहाँ पे वर्क किया। ठीक है बेटा, अब सुनो, मैं इस लेक्चर को आज यहीं पे रोकूंगा। इसका नेक्स्ट वाले लेक्चर में बेटा इसके फॉर्मूला डिराइव करके दूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला डिराइव हमसे हो नहीं पाएगा इतनी देर में, मतलब हमारा लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाएगा या तो, है ना? तो इस कारण से मैं इस वाला आज के उसमें यहीं पे रोक रहा हूँ। अगला वाला लेक्चर भी मैं आपको इसी को कंटिन्यू करते हुए यहीं से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू करके मैं आपको पूरे फॉर्मूले निकाल करके देता हूँ नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, नोट कर लो इसे जल्दी से।